दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनमोल रिश्ता। डरी डरी सहमी सी वो दो भूरी आंखें यहाँ वहां देखती जा रही थी। आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वो किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आती जाती हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हूँ, फिर कहना चाहती हूँ, परंतु फिर असहाय होकर चुपचाप बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वो वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, रामू, रामू। न जाने उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाने लगी, सूरज बेटा सो रहे, लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लाचार होकर वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस वृद्ध औरत को कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मी? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नजर से देखा, फिर कांपती स्वर में बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। फिर उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो अम्मा। फिर उस वृद्ध औरत ने कहा, दाईं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, अम्मा टिकट काउंटर दाईं तरफ नहीं है, अपनी बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। फिर वो औरत बोली, नहीं बेटा, मेरी बेटी ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी एयर टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वो मुझे यहाँ बिठा कर गया था। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी वो फिर से घबराई हुई बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उस टिकट लेने गए हुए, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, जाने कहाँ रह गया मेरा रामू, अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से आप यही तो हैं, तो आपको भूख भी लगी होगी, माँ जी ये खाना खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, लेकिन दिन भर खाने के लिए समय ही नहीं मिला, यह आप खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे भी ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात पता, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपको टिकट ला देता हूँ, उस व्यक्ति ने पूछा। तो वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता होगा, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए वह फिर से इधर उधर देखने लगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माँ है कौन और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही हैं। इनका नाम रमा है, जिनके 2 बेटे मोहित और रामू हैं। रमा जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है।
2 महीने पहले ही रमा जी के पति की मृत्यु हो गई थी। रमा जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हैसियत एक काम वाली बाई से ज्यादा न थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और इसके बावजूद बातें भी सुना करती थी। बेटी और बहू को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन रमा जी फिर भी मन मारकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब रमा जी परिवार के सब लोगों के लिए चाय नाश्ता निपटाकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे रामू का फोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन आया देखकर रमा जी जल्दी से अपने हाथों को पोंछा और खुशी के मारे कांपते हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो रामू बेटा। तभी रामू की आवाज आई, हेलो माँ, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ वो दरअसल आपकी बहू नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर रमन जी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर रामू परेशान होते हुए बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में रहने आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनते ही रमा जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द रामपुर पहुंचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया और भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दरअसल बात यह थी कि जब रमा जी के पति की मृत्यु हुई थी, उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और जब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी, यह उनका अपनी मां से प्यार नहीं था, बल्कि प्यार का एक मात्र था। परंतु रमा जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममताई माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है, बेचारी किस हाल में होगी और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। तो क्यों ना रामपुर ही चली जाऊं, रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा और बेटा बहू को भी सहारा हो जाएगा। अभी ये सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा मोहित घर आया तो रमा जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरी रामपुर जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर सोहन चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रमा जी ने कहा कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है, इसलिए छोटे बेटे ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही सोहन गुस्से में आ गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको भी पैसे मिले हैं तो अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि वो आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ, माँ उसकी नजर केवल तुम्हारे पैसे पर है। रमा जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है। रामू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा यकीन करो बेटा। माँ की बात सुनकर
सोहन कड़े स्वर में बोला, तो ठीक है माँ, मैं आपका रामपुर का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का सारा खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं। तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप इन पैसे को लेकर वहां गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे ले लेगा। अपने बड़े बेटे के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर रमा जी हैरान रह गई। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसे समय में भी तुझे यह सब सोच रही है? वहां बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो मैं बीमे के पैसे हितैषी से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए रमा जी अपनी अलमारी के लॉकर से वो पैसे उठा कर ले आई और कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे सोहन को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही सोहन और उसकी पत्नी की आंखों में चमक आ गई। अब वो दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, सोहन तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को रामपुर भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बैठा दिया। एक ओर तो रमा जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। रामपुर स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने रामू उनकी राह देख रहा था। रामू से मिलकर रमा जी तो उसकी भलाई ही करती जा रही थी। रामू अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही रमा जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूंगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू नेहा बोली, लेकिन माँ मुझे सेवा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। फिर रमा जी ने कहा, तो दवाइयाँ क्यों नहीं है? तभी नेहा बोली, माँ जी कहाँ से लाते दवाई, आपके बेटे की तो कुछ कमाई ही नहीं है, सारा दिन दुकान पर मक्खियां मारकर आ जाते हैं। यह सुनकर रमा जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से ऐसा काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी कि तुम देखना, बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। रमा जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर उन दोनों को खिलाए। अब जैसे ही रमा जी सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तभी नेहा ने रामू से कहा, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे? तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसा काढ़ा पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूं नेहा, मैंने तो सोचा था कि माँ आएंगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देंगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए हैं। फिर नेहा आंखें बड़ी करती हुई बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं है, हमें कुछ करना होगा, कोई तरकीब लगाकर। फिर क्या? तभी रामू अपनी माँ से कुछ खर्चे के बहाने पैसे मांग लेता, तो कभी नेहा किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेती।
रमा जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर कमाई नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते। इधर बहू पर काम का ज्यादा भार न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी रमा जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम कर दिया करती थी। यह सब से नेहा तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। रमा जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती, लेकिन एक दिन रमा जी का कोई रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वो काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस नेहा पर आ गया। ऊपर से जब रामू ने उनसे कहा कि माँ इस महीने का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसों में से कुछ पैसे चाहिए, तो रमा जी हैरानी से बोली, बेटा मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे पिताजी के बीमे के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफी सारा पैसा तेरे बड़े भाई सोहन ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने अपने खर्च के लिए ले लिया, और मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर रामू एकाएक गुस्से में आ गया। माँ तुमने सारा पैसा सोहन भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो। हम आपके लगते ही कौन हैं? तब रमा जी बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम कसनी चाहिए। जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बना लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तुम पर यह बात सुनकर नेहा बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। हमें कितना और कैसे खर्च करना है ये हमें आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रामू ने कहा, माँ एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ। हमारा यहाँ खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? अपने बेटे बहू के मुंह से ये बात सुनकर रमा जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वो तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर रमा जी रोने लगी। बस बस माँ जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे आपका खर्चा नहीं उठाया जाता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? नेहा ने कड़क स्वर में कहा तो रामू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ अभी के लिए आप अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल स्टेशन पर कराता हूँ आपको। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर रमा जी अचंभित रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे सोहन को फोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर सोहन बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वो नहीं रख पाते? वो लोग आपको नहीं रख सकते, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वही रहिए। इतना कहकर सोहन ने फोन काट दिया। रमा जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को
पाल पोस कर मैंने बड़ा करके इतना काबिल बनाया कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है। आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। रमा जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि इसे देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। रमा जी असमंजस की स्थिति में पड़ गईं। जिस बेटे के मुंह में आकर वह गांव छोड़कर रामपुर आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब रमा जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। रमा जी के जागते ही रामू बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। सारा नजारा देखकर रमा जी का कलेजा मुंह को आने लगा। रुआसी आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी नेहा बोली, हद हो गई, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही है? फिर रमा जी ने कहा, लेकिन बेटा थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी? सोहन ने तो गांव आने से साफ मना कर दिया है। तभी रामू भड़क उठा, ऐसे कौन मना करता है भैया, मैं भी देखती हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर रामू अपनी माँ रमा जी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और अपनी माँ को प्लेटफॉर्म पर बिठाकर बोला, माँ मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही रामू जाने लगा तो रमा जी ने कहा, लेकिन बेटा टिकट काउंटर तो यहाँ इस तरफ है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो रामू बोला, माँ तुम भी ना कितनी भोली हो, गांव जाने के लिए टिकट यहाँ से नहीं दूसरे काउंटर से मिलता है, मैं बस थोड़ी देर में आया। ऐसा कहकर वो वहां से गायब हो गया। बूढ़ी माँ रमा जी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही थी और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई एक दिन पूरा बिता गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे रामू का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो पापड़ बेचने वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही उदास भाव से बैठी हुई हैं। तो शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। सच्चाई का एहसास होने पर उनके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। रह रहकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों को पोंछने लगी। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ बेचने वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने एक कोने में निढाल सी बैठी रमा जी को भी खाना दिया। रमा जी ने भूख के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, बाजी आप कहाँ से आई हो? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर रमा जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने जिन बेटों पर मैं हमेशा नाज करती आई थी, जिन्हें मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, मेरे वही बेटा मेरा ये हाल करेंगे। लेकिन अब मैं अपने किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मरते मर जाऊंगी लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। आपस में बातचीत और सलाह मशवरा करके वो लोग रमा जी को एक वृद्धा आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो रमा जी कहने लगी, नहीं मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यही रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूंगी।
एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वही इसके कारण कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, तो कोई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसे ही एक घटना घटी 68 वर्ष की रमा जी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने उन्हें डर डर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। कितने शर्म की बात है कि दो बेटों की मां आज ऐसी स्थिति में आ पहुंची है कि दाने दाने को मोहताज हो चुकी हैं। कोई भी बेटा उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाना चाहता, उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। न्यूज कवर करके रमा जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य घर चले गए। रमा जी को वृद्धा आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। रमा जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई थी, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार मेरे बच्चों को मेरे मन में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। मैं जानती थी कि मेरे बेटों को मेरी ममता जरूर खींच कर ले आएगी। यह सोचकर रमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई, परंतु जैसे ही वो बाहर गईं, उन्होंने देखा कि करीब 24-25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर रमा जी निराश हो गईं और वापस जाने लगी, क्योंकि वो उस लड़की को नहीं जानती थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, रमा काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे की। यह आवाज सुनकर रमा जी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राजू पुकारा करता था। रमा जी पीछे की ओर मुड़ी और आंखें भरी नजर से उस लड़के की ओर देखने लगी। थोड़ी देर देखते ही रही, यहाँ तो राजू ही था। उसे देखते ही रमा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया। ये तो 14-15 साल का था जो तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर रमा जी और उनके पति ने उसे अपनी दूध की डेयरी में काम दिया। तनख्वाह के साथ साथ भी दोनों उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब रमा जी के बेटे सोहन ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजू पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। रमा जी रोती बिलखती रह गई कि मेरा राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। उसके बाद राजू गांव छोड़कर चला गया। आज राजू को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर रमा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी राजू बोला, अरे काकी, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना। इतना कहते ही राजू ने उनके पैर छुए तो रमा जी ने भरी आंखों से कहा, उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह रही हो। तभी राजू की पत्नी भी रमा जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है काकी, राजू ने कहा तो रमा जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजू बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी। सच कहूं तो आपको इस हालत में देखकर मैं अंदर तक कांप गया और खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कद्र नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कहते कहते उसकी आवाज रुआसी हो गई।
ताकि मैं और आपकी बहू आपको अपने साथ लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। राजू की बात सुनकर रमा जी आश्चर्यचकित रह गईं। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूंगी। काकी, बचपन में आपने इस अनाथ को जो प्यार और सहारा दिया, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ। ये आपके एहसान ही था जो मुझे इस मुकाम पर लाया है। मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजू रमा जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन रमा जी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजू आंखों में आंसू लिए रमा जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस एक एहसान और कर दीजिए। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से वंचित मत करो, हमारे साथ चलने से मना मत करो। राजू और उसकी पत्नी की इस तरह जिद को देखकर रमा जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर राधा जी खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। राधा जी के रूप में राजू को अपनी माँ मिल गई और रमा जी को परिवार का साथ। ये रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की यह कैसी विडंबना है कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप पूरा जीवन खपा देते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह ही नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंच गए। माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए माता पिता ने अपने जिन बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।